हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो हमारा लेक्चर नंबर 5 पार्ट 2 आ गया है, जिसमें हम लोग अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या स्टेट कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर बीएससी मैथ्स, बायोलॉजी और एजी, उसमें जो आपका केमिस्ट्री पोर्शन है उसमें हमको जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे थे। ओके, तो पार्ट 1 वाले में हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का यानी 20 क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देख चुके हैं। अब ये पार्ट 2 में इसमें भी आपको केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ ही जो क्वेश्चन आने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप लेक्चर नंबर 1 या फिर जो इसका पार्ट 1 है वो नहीं देखे तो एक बार उसे भी देख लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। अगर आपका केमिस्ट्री है और अगर आपको कम टाइम में जल्दी उसको सिलेबस को कंप्लीट करना है, पूरा सब कुछ पढ़ना है, तो आपको जाहिर सी बात है आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। तो सोल्यूशन आपको केमिस्ट्री का पूरा सोल्यूशन कहीं नहीं जाना है, आपको एक साथ एक ही लेक्चर में मिल जाएगा। ओके, तो उसका हम लोग पार्ट 2 लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, अब ये देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर से जो क्वेश्चन आए ये ऑलरेडी मैं आपको ऐप पे जो हमारे पेड बच्चे उनको मैं पढ़ा चुकी हूँ, बट यहाँ पे ऐसा जो न्यू बच्चे मुझे देख रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं समझाऊंगी नहीं, वहाँ डिटेल में आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो इस बात से आपको ध्यान में आप इसको बात को रखिएगा कि आप एक साथ में एक नोट्स बनाते चलिए। आपको एक क्वेश्चन PDF तो साथ में मिल ही जाएगा, लेकिन एक साथ में आप क्वेश्चन का खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सही है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए और उसको खुद से ट्राई करिए सोल्यूशन करने का। उसके बाद जो भी टीचर आपको बताते हैं उसके सोल्यूशन को चेक करिए। फिर आप ऐसे देखिए कि आपका कहाँ पे मिस पॉइंट हो रहा है, कहाँ पे जो टीचर बता रहे आप उसके किस क्वेश्चन के आंसर तक अप्रोच कर पा रहे हैं कि यहाँ तक हम पहुँच गए थे, बस ये आंसर बाकी था। ऐसा होता है ना। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है किसी अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रण 2 गुना बढ़ाने पर या कंसंट्रेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन। ध्यान देना, जो पहली है जब हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करते हैं उसका T½ 2 गुना हो जाता है, उसका हाफ लाइफ टाइम 2 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? ऐसा बच्चों जो क्वेश्चन है वो हर बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन उसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता दूं, ये आपके पास है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर आपको याद है तो हो सकता है आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, वो 3 ऑर्डर तीनों का निकालने की पूछे। आपके सिलेबस में 0, फर्स्ट, सेकंड इतना ही आपको पढ़ना होता है और इतने से ही आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे मैं क्या लिखी हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या उसको बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की कोटि। ठीक, इस ट्रिक से बच्चों हम लोग का क्या होगा, अगर ये ट्रिक आप लोग याद कर लेंगे, कॉपी में नोट्स बनाते वक्त इसको लिख लीजिएगा, तो इस पे कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे अगर यूनिट पूछ ले, मात्रक पूछ ले, या उसका हाफ लाइफ टाइम पूछ ले, या उसका रेट लॉ पूछ ले, कुछ भी पूछ ले आप आंसर बता सकते हैं। रेट लॉ मतलब उसकी अभिक्रिया की वो, इसका जो K का जो वैल्यू है वो क्या है, यूनिट ऑफ K का मात्रक क्या होता है, और हाफ लाइफ टाइम यानी अर्धायु काल। चलो, अगर मान लो 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए ये होता है। रेट, किसी पर भी रेट डिपेंड नहीं करता। 0 ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं? 0 ऑर्डर कहने का मतलब जो अभिक्रिया की सांद्रता है, जो अभिक्रिया का वेग है, वो अभिक्रिया की सांद्रता पे डिपेंड नहीं करता। ये जो चैप्टर में ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर जो बच्चे मतलब पेड वाले उनको तो पता ही है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो एक बार उन लोगों के लिए बच्चों को तो पहला ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। अगर उन्हें नहीं आ रहा तो एक बार फिर से जाके उसको चैप्टर को रिवाइज कर लो, बहुत ज़रूरी है। और इस पर हर बार 2-3 क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लो 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो आपको 0 ऑर्डर कहने का मतलब तुरंत समझ जाओ ये अभिक्रिया में, मतलब कोई भी अभिक्रिया हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे समझिए कोई भी अभिक्रिया हो रहा है A + B, वहां जाके प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक, ये अभिक्रिया है। मुझे जानना है कि इसका वेग कितना है, ये कितनी स्पीड से हो रहा है। तो अगर 0 ऑर्डर बोल रहा है यानी जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सिर्फ और सिर्फ कितने इसमें अभिकारक है इसकी सांद्रता पे डिपेंड करता है, ठीक है। और सांद्रता किस पे? देखो, अभिकारक कौन सा अभिकारक? जो आपका इनिशियल प्रारंभिक होगा, प्रारंभिक अभिकारक पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन 0 ऑर्डर बोल रहा है मतलब वहां पे कुछ भी जो आपका रेट है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक। यानी जो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक सांद्रता है, उस पर डिपेंड ही नहीं करा, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 0 है।
तो ही ना इसको जीरो ऑर्डर बोलेंगे। अगर मान लो मैं इसको बोलूँ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो आपका जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो अभिक्रिया का वेग है वो किस पर डिपेंड करता है? ये अभिक्रिया है, इसका वेग किस पर डिपेंड करेगा? अगर प्रथम कोटि के तो मतलब किसी एक पर डिपेंड करेगा, यानी आपका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू कितनी रख देंगे? 1। अगर आपका अभिक्रिया की कोटि 2 है तो उसका क्या हो जाएगा? रेट A0 हो जाएगा 2। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया की कोटि को निकालना सीख लेते हैं। बट ये चीज, इतना कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद क्वेश्चन में देखो क्या है, द टी हाफ ऑफ द रिएक्शन डबल। आपका जो टी हाफ है वो डबल है एज द इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्धायु काल को डबल कर दे रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी A0 की वैल्यू भी क्या हो जा रही है? डबल हो जा रही है। मतलब इसको हम लोग डबल कर रहे हैं तो ये भी आपका डबल हो जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, बस। तो आपके लिए फॉर्मूला है, आइए ये फॉर्मूला को देखो ध्यान से। यह देखो, इसमें आपको पूछा है अर्धायुकाल। अर्धायुकाल जीरो ऑर्डर के लिए क्या है? टी हाफ किस पर डिपेंड करता है? 2 कंसंट्रेशन A। मतलब अगर आप इसको, जैसे अगर इसका मान 2 रखेंगे तो इसका मान, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 है तो ये 2 × 1 ये हो जाएगा 2। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? 2 2 आ रही है। इसका मतलब क्या है, अगर A0 की वैल्यू अगर आप लोग 1 रखो, इसकी पावर में 1 रखो, इसकी पावर में 1 रखेंगे ना, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा नहीं, इसकी पावर अगर जीरो ऑर्डर है तो इसकी पावर में 2 नहीं, ठीक है 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो टी हाफ की वैल्यू है, यहाँ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब आपसे ये बात, तो इस चार्ट में आपको ये बात पता चल गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो यहाँ हो नहीं सकती, क्योंकि वो प्रारंभिक सांद्रता बोल रहा है। तो प्रारंभिक सांद्रता इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये देखो टी हाफ किस पर डिपेंड कर रहा है? K पे। इसमें A0 है ही नहीं, मतलब ऑप्शन में है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ध्यान से देखो, ऑप्शन में आपका क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया A दिया है ना, गलत। आ जाओ आगे, इस पे चेक करो। अगर ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा या बढ़ेगा? ठीक है, तो ये तो वैल्यू घटेगा। पर यहाँ पे क्या है कि A0 की जो वैल्यू, इसके पावर में जो हम लोग उसको ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है, इसको जब हम लोग ऊपर ये लेकर आएंगे टी हाफ की जो वैल्यू है, तो आपका ये इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? अब देखो कंसंट्रेशन, ये जो आपका टी हाफ है ना, वो डिपेंड कर रहा है किस पे? A0 की वैल्यू पे। 2A0 इस पे क्या कर रहा है, इस पे, एक सेकेंड, जो टी हाफ की जो वैल्यू है वो A0 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे पहली बात तो जीरो है, पहले 1 तो कट गया और ये भी कट गया। इसका कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता है, बट इसका हम लोग निकालेंगे। बट आपके सिलेबस में ये जो 1.5 वाला आपको पढ़ना ही नहीं होता है। दो तो आपके कट हो गए, अब 2 बचे, 0 हो या तो 2 हो। अब ये देखो, अगर इसका नाम A0 का जो वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो इसके बाहर 2 है, ठीक है। अगर ये तो मान लीजिए फॉर्मूला में ऊपर गया है ना, इसको हम लोग करेंगे तो कंसंट्रेशन की बात करो, घट रहा है बढ़ रहा है उसकी बात नहीं कर, डबल हो जा रहा है। तो अगर इसको हम लोग 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 × A की पावर 1 है तो 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 2। ठीक, तो अगर हम लोग पावर में बढ़ा रहे हैं, अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रखो तो इसकी वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, तो इसका अगर इसको 2 रखेंगे तो ये तो 1 आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब वो बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है। अब आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। बात सही है, लेकिन वो बात हम लोग किसकी करते हैं? रेट की, K की जो बात करते हैं तब ऐसा होता है। यहाँ पे आपका अर्धायुकाल पूछा है, तो अर्धायुकाल पे प्रारंभिक सांद्रता अलग अलग आती है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो उस फॉर्मूले से आप लोग निकालेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? A। आगे क्लियर है बात? तो इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है बच्चों, क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है। तो इसको आप लोग चार्ट बना के नोट कर लेना, याद कर लेना। हो सकता है कि इसके यूनिट पे क्वेश्चन आ जाए कि K का जो मात्रक है ये क्या है? क्या है? मोल प्रति सेकंड, और यहाँ पे सेकंड इनवर्स है, यहाँ पे मोल इनवर्स है, सेकंड इनवर्स है, तो इन सब का क्या है? मात्रक भी है। तो इस पे भी आपका एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए याद करना बहुत जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन, एक आदर्श विलयन के लिए, आदर्श विलयन के लिए क्या होना चाहिए? तो राउल्ट लॉ एक आदर्श विलयन के लिए बोले थे, वो ऐसा बोले थे ना, जब भी कोई आदर्श विलयन होता है, देखो आदर्श गैस सुने हैं आप लोग?
आइडियल गैस, ये नाम सुने ना। आइडियल गैस क्या बोलता है कि आप किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर, किसी भी वॉल्यूम, कुछ भी रखिए, आपका गैस बदलना नहीं चाहिए, गैस में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी है? अगर मैं आपको, जैसे हम लोग तो अभी ह्यूमन है, तो कभी कभी जब मौसम बदलता है तो हम लोग भी बदल जाते हैं ना। ठंडी आ गया स्वेटर पहन लिए, गर्मी आ गई तो बहुत सूती कपड़ा या कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, तो हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं। पर वो बोल रहे हैं राउल्ट का नियम, जो आइडियल होता है, आदर्श, जैसे हम नहीं बोलते बहुत आदर्श बच्चा है, इसका क्या मतलब है कि वो एकदम टाइम टू टाइम आता है, पढ़ाई करता है। कोई भी, सब लोग ऐसा बनना चाहता है परफेक्ट, कि हम टाइम से पढ़ाई करें, टाइम से उठे, टाइम से। पर क्या ऐसा हो पाता है? आप जितना भी टाइम टेबल बनाते हैं, क्या इस पर आप चल पाते हैं? चलो मान लो कोई लोग चल भी लेता होगा 90% 80%, पर कोई 100% नहीं चल पाता है। चल भी पाएगा सिर्फ 1 दिन 2 दिन 3 दिन, पर वैसा लगातार तो नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ये मतलब है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है, ह्यूमन परफेक्ट नहीं होता, पूरी तरीके से परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, होते नहीं। अगर पूरा परफेक्ट हम लोग बन जाए तो हम लोग भगवान हो जाएंगे ना, कि सब कुछ हमारे पास हो। इस तरीके से हम लोग कब हमें गुस्सा करना चाहिए, कब हमें हंसना चाहिए, सारा चीज़ हमें पता हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। तो यहाँ पे बोल दिया गया आदर्श विलयन, मतलब आपका विलयन ऐसा होना चाहिए, विलयन में आप कुछ भी मिला रहे हैं, इसका आयतन बदले ना, इसका जो आयतन है उसको क्या, वो किससे ये दिखाते हैं, डेल्टा वी, ये आपका बदलना नहीं चाहिए, मतलब ये 0 होना चाहिए। अच्छा, तो क्या ऐसा ज़रूरी है? आप कुछ भी मिलाएंगे, आपके मान लीजिए आपके पास 1 गिलास वाटर है, यहाँ तक भरा हुआ, ठीक है। अब उसमें आप क्या करें, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक मिला रहे हैं या कुछ भी मिला रहे हैं, तो अगर मिलाएंगे तो उसका आयतन तो बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब ये तो रियल वाला है। तो आइडियल के हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होता, तो वहाँ पे आयतन आपका चेंज नहीं होना चाहिए, डेल्टा V = 0 होना चाहिए। अब देखो ये कहाँ ऑप्शन में है, ये वाले ऑप्शन में, बाकी सब क्या हो गया, कट, ठीक। अब ये डेल्टा H क्या है? अगर हम लोग जब इसको मिलाते हैं दो विलयन को, या दो विलयन क्या, इसमें सल्यूट है, मतलब विलय और विलायक से विलयन बनता है, तो दो अलग अलग विलयन को आपस में मिला रहे हैं, तो उसके अंदर का हीट जो उष्मा है वो भी मिल रहा है, तो मिलने पर उष्मा में थोड़ा चेंज तो आएगा ही। इसका मान लो कि यहाँ कोई विलयन है, इसका टेम्परेचर नॉर्मल है 25 डिग्री 27 डिग्री, हमें इसमें थोड़ा सा, आप लोग कभी पानी पीते हैं तो बोलते हैं यार बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी मिला दो, मिलाते हैं ना, तो नॉर्मल पानी का टेम्परेचर और जो ठंडे पानी है उसका टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो बोल रहा है आप दोनों पानी को मिलाइए, लेकिन उसकी उष्मा चेंज नहीं होना चाहिए। डेल्टा H मिक्स, यहाँ पे मिक्स करने का क्या मतलब, मिक्स कर रहे हैं, =0। ये अगर दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ही हमारा विलयन आदर्श है, बट ऐसा होता नहीं है, कोई भी आदर्श विलयन है ही नहीं, ठीक है। तो आदर्श के लिए पूछा है ना, अगर आदर्श के लिए नहीं पूछता तो और कुछ होता, मतलब यहाँ पे डेल्टा V की भी वैल्यू 0 होना चाहिए, और डेल्टा H मिक्स, यानी दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर भी ना बदले, उसके उष्मा भी ना बदले, उसका आयतन भी ना बदले। तो अगर ये दोनों नहीं बदल रहे तब बोलेंगे हाँ आदर्श विलयन है। तो उसके लिए यही फॉर्मूला, डेल्टा H मिक्स करेंगे तो 0 आएगा, और जो डेल्टा V, इसको भी हम लोग मिक्स ही तो कर रहे हैं, दो अलग अलग विलयन को मिक्स करें तो 0 आ रहा है। तो ये होता है आदर्श विलयन। आदर्श मतलब आदर्श, हम किसी भी वो कंडीशन आपको दे, आप पढ़ाई कर लो, हम आपको बर्फ़ की सिल्ली पे बैठा दें, ऐसा कुछ करें, आप पढ़ाई कर लो, पर ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा गर्मी लगता है तो नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ते हैं पर उस फ्लो में नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो इस पे अगर क्वेश्चन आ जाए आदर्श विलयन में, तो इस फॉर्मूले को आप लोग भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन हर बार आया हुआ है, तो सॉल्यूशन वाला चैप्टर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो एक बार मेरा पूरा जो लेक्चर है उसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, और उसको एक बार वो रिवाइज कर लीजिएगा। ये सही ऑप्शन है इसका। आगे बढ़े। अच्छा, ये हमारा आया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन का चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। और ये देखो बच्चों, विद्युत रसायन ऐसा है ना, उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे बस एक जगह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर आप पढ़े तो पहली बात तो हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, आप वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पीछे का तो थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो मैं उसको बहुत अच्छे से डिटेल में, कितने भी 8 या 10 या जितना भी लेक्चर है उसको मैं डिटेल से सब कुछ पढ़ाई हूँ, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको स्किप नहीं कर पाएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आप लगा लेंगे। और इसका बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग लगा भी चुके हैं। आइए इसको करते हैं। बोल रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Fe एंड मतलब यहाँ पे आयरन है और टिन है, उसका वैल्यू दिया गया है फॉर द रिएक्शन। अच्छा, आपके पास एक रिएक्शन है Fe + SN2+, इसका आपको निकालना है EMF,
क्या निकालना है? ईएमएफ यानी ई सेल आपको निकालना है, ई सेल। और ई सेल का ये फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर है बात? अच्छा, और हम आपको बोले थे दोनों का वैल्यू आपका अपचयन में होना चाहिए, यानी रिडक्शन पोटेंशियल। अपचयन विभव दोनों का आपको ऐसा, इसका भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल में ही वैल्यू होना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रही हूँ मैं। आपको बोला है कि एक कोई रिएक्शन हो रहा है, ये मान लो ये एक बीकर है, यहाँ पे हम लोग एक आयरन का रॉड लगा दिए, एक टिन का रॉड लगा दिए। आपको पता करना है कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, पहले तो ये पता करो। तो आपको पता है एनोड कौन होता है? जिसपे ऑक्सीकरण होता है, जिसपे ऑक्सीकरण होता है, ये बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिसपे ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वो आपका एनोड होता है। और जिसपे आपका रिडक्शन यानी अपचयन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। उस पे क्या होगा? रिडक्शन यानी अपचयन होगा। चलो एक बात बताओ, ध्यान से देखो ये रिएक्शन को। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए, अब यहाँ ध्यान दो। Fe जो आपका आयरन है यहाँ पे था 0, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। जब ये यहाँ बदला तो आप देख रहे हैं कि Fe के ऊपर 2 प्लस आ गया, मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो गई। क्लियर है? आगे यहाँ पे जो आपका टिन है, टिन Sn है, स्टांटियम, तो ये टिन है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण अवस्था +2 है और यहाँ जाने के बाद इसका ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। अगर आपको ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीकरण में आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ना चाहिए, ठीक? तो ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आपका कम होना चाहिए। देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, आयरन में 0 था +2 हो गया, मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और देखो यहाँ पे +2 था, यहाँ पे आ गया 0, इसका अपचयन हो रहा है। मान लो ये हमारे पास ये सोल्यूशन है, इसमें ये सोल्यूशन भर दिए, इसमें भर दिए। आपके पास 2 रॉड है, ये मान लो Fe है और ये वाला जो रॉड है आपके पास टिन है, ठीक है? 2 रॉड है। Fe को आपको पता ही नहीं है कि एनोड का कार्य कर रहा है कि कैथोड का कार्य कर रहा है, बट यहाँ आपको रिएक्शन देख के पता चल गया कि Fe आपका एनोड का काम कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीकरण हो रहा है। ये देखो एनोड का काम, तो इसको हम लोग लिख देंगे ये एनोड है। हालांकि आपको रिएक्शन ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं, अब एंट्रेंस एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या बनाएंगे, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए ये सब हो क्या रहा है, ठीक है? आगे अब ये जो सोल्यूशन है, ये जो विलयन है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोड जो होता है उसको डिप कर दिए, डुबो दिए। अब यहाँ पे ये आपका टिन है, तो टिन पे हो क्या रहा है? अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है, यानी ये कैथोड का काम कर रहा है। अच्छा, बस मुझे पता चल गया। और इस क्वेश्चन में आपको इन दोनों का विभव भी दिया है। अब इसका विभव मतलब हमको कैथोड भी पता चल गया, एनोड भी पता चल गया, दोनों को फार्मूला पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर जो बच्चे, ये तो ऑलरेडी मैं इस पे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करा चुके, जो बच्चे पेड वाले उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे आंसर। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना, फिर उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। अगर खुद से ट्राई नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आप आलस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आपको उतना लेक्चर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा है, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे ये ध्यान से देखो, हम लोग करेंगे क्या हमें ई नोट कैथोड का वैल्यू दिया गया है। अब देखो क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है। अब ये जो इस तरीके से लिखा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं Fe2+, ये जो आपको ऑब्लिक का साइन बना है ना, ये रिएक्शन कंप्लीट होने का, जैसे ये जो रिएक्शन है Fe बदल रहा है इसमें, तो ये बदलने का कंप्लीट होने का रिएक्शन का एक फॉर्मूला है, ठीक है? एक सिंबल है, इसका जो वैल्यू दिया गया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया गया है, पहले Fe वाले का चेक करना ना। Fe वाले का दिया गया है -0.44, ठीक। अब यहाँ पे जो टिन का दिया गया, आपका जो टिन है ऐसे, इसका जो वैल्यू दिया गया -0.14। क्लियर है बात? हाँ,
आपको विभव भी दिया गया, इन दोनों का मान दिया गया है, और ये आपको पता है कि Fe वाला जो Fe क्या था, एनोड था, और टीन आपका कैथोड था। तो यहाँ साइड में लिख दो ये आपका एनोड है, और ये इस तरीके से सॉल्व करने का एक 1 बाय 1 तरीका है। आप इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे तो जल्दबाजी में करेंगे, ठीक है, अगर जिसको आ रहा है प्रैक्टिस से कर लो, थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लो। इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना है। सबसे लास्ट में कहने का मतलब ये क्वेश्चन आपको आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा है, आप दिमाग लगाएंगे तो कर लेंगे, ठीक। एनोड पता चल गया, कैथोड पता चल गया, बस इस वैल्यू पर रख दो। आइए इस वैल्यू पे पुट करते हैं। तो कैथोड का माइनस, अब देखो ध्यान दो, मुझे कैथोड तो लिखना है इसका विभव, लेकिन ये आपका अपचयन में होना चाहिए। क्या देखो यहाँ अपचयन हो रहा है, ध्यान से ये देखो अपचयन वहां पे हो रहा है। हाँ देखो Fe2+ में यहाँ चला गया तो Fe के ऊपर 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आपका कम हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है मतलब वो हो रहा है अपचयन। तो यहाँ पे कहा गया है आपका कैथोड और आपका एनोड दोनों अपचयन में होना चाहिए। ये अपचयन हो रहा है, हाँ बात तो सही, अपचयन हो रहा है, मतलब ये आपका किस में दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल में। इसको भी एक बार चेक कर लो, दोनों को अपचयन में चेक करना है ना, तो इसको भी चेक कर लो, आपका एनोड भी अपचयन में होना चाहिए। सॉरी एनोड वाला तो हम लोग चेक करेंगे, कैथोड वाला तो Sn2+, ये 2+ में है, ये 0 में है। यहाँ जाने पर ये बदल रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। ये देखो यहाँ +2 है, वहाँ 0 है, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है ना। पॉजिटिव चार्ज अगर मान लो कम हो रहा है तो इसके अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन, अपचयन है। तो रिडक्शन मतलब ये बात सही है कि आपका जो फॉर्मूला, जो वैल्यू दिया गया वो रिडक्शन में ऑलरेडी दिया गया है। अब इस पे क्वेश्चन है, अगर मान लो कि मैं रिडक्शन में ना दूं, अगर ये फॉर्मूला में आपको क्वेश्चन में रिडक्शन में दिया ही नहीं है, तब क्या दिमाग लगाएंगे। तब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वहाँ पे नोट पॉइंट पे कहीं ये लिख लेना, अगर रिडक्शन में नहीं रहेगा तो जो साइन को चेंज कर दो, साइन क्या करो, चेंज कर दो, अपोजिट कर दो। अगर मान लो अपचयन में नहीं, आंसर नहीं दिया गया है ना, जैसे मान लो ये सब अपचयन में नहीं दिया गया, अगर मान लो इसको ऐसे दे देता, इसको ऐसे दे देता Fe2+, अब बताओ ये तो ऑक्सीकरण में दे दिया है, तो मान लो कि इसका वैल्यू कुछ भी आता 0.44 माइनस में, ठीक है, इसका वैल्यू आता। अब पहले तुम देखो कि एनोड पे, ये एनोड तो है, बात तो सही है, लेकिन ये अपचयन वाला नहीं है, ये तो ऑक्सीकरण वाला है। तब क्या करेंगे, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करने से पहले इसके साइन को चेंज कर दो। साइन अगर ये निगेटिव में तो उसको कर दो पॉजिटिव में, अगर ये पॉजिटिव में रहेगा तो कर देना निगेटिव में। बट ऐसा हम लोग तभी करेंगे, इस बात को ध्यान में रखो सोच समझ के, क्योंकि कई बार इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इस पर वैसे मैं एक क्वेश्चन और बना के दे दूंगी। तो ये क्या है कि क्या बोल रहे थे हम, हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि आपको साइन को चेंज करना पड़ेगा। अगर ये ऑक्सीकरण में दिया, आप देखो यहाँ पे क्या ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ 0 था, यहाँ +2 हो गया, ऑक्सीकरण हो गया है ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो ध्यान देना, इस बात को भूलना मत। चलो आगे इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो कैथोड वाला आपका ये है, इसका वैल्यू दिया गया है 0. ठीक, अब इसका क्या, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दूं। एनोड का ये मान कितना दिया, हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी आपका अपचयन में दिया गया है। अगर ऑक्सीकरण में देता तब चेंज कर दिया, अब भी मत चेंज करो। चलो इसका वैल्यू दिया गया 0.44, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -14। -0.14। अब इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 0.44। अब 0.44 है, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस करते हैं। तो 0.44 को 44 ही है ना, हाँ, इसको माइनस कर दो, एक बार देख लें, हाँ ठीक है, इसको माइनस कर दो 0.14 से, आंसर आ गया 0.30। और ये आंसर किस में है, प्लस में से, हम लोग प्लस में से निगेटिव वाले को माइनस करें, मतलब आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा। और ये आपका जो ईएमएफ होता है, ई सेल होता है, ये वोल्ट में होता है, ठीक, वोल्ट। आंसर चेक कर लो कौन सा है, तो आंसर आपका सी।
जिन बच्चों का सी आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, सोचो कि विलियन में हो क्या रहा है। दिमाग में ऐसे ये सोचो कि 2 विलियन है, दोनों विलियन में इलेक्ट्रोड हम लोग डाले हैं, उसके बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ अपचयन होगा, आक्सीकरण होगा, उसको पहचानने का तरीका आपको रिएक्शन दिया होगा, तो रिएक्शन को पहले एक बार लिख लो और उसमें से देखो आक्सीकरण अवस्था किसका बदल रहा है। बदलने पर अगर आपको आक्सीकरण अवस्था में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता हुआ दिखाई दे, पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो आप समझ जाना कि ऑक्सीकरण हो रहा है, घटता हुआ दिखाई देगा तो समझ जाना अपचयन है। अब जब मुझे ये दोनों की वैल्यू पता चल गई, कौन एनोड है कौन कैथोड है, बस इस फॉर्मूले को पुट कर देना, इस फॉर्मूले को क्या करना, पुट कर देना, ठीक, इस फॉर्मूले को पुट कर देना, बस ये फॉर्मूले पुट करके उसके बाद चेक कर लो कि आपका, हाँ ध्यान देना, कैथोड और एनोड का मान तभी रखेंगे जब आपका जो इलेक्ट्रोड दिया, पोटेंशियल दिया, विभव दिया है, वो आपका अपचयन में होना चाहिए। अगर ऑक्सीकरण में है तो वैल्यू को, उसके साइन को चेंज कर दो, ठीक है। इतना सारा क्वेश्चन हो गया, क्लियर है बात, इसका यही आंसर है। जल्दी से इसको कर लो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द हाफ लाइफ पीरियड, अच्छा, एंड एवरेज लाइफ। इसका देखो, इसका हमको अगर किसी का भी ना रेडियो एक्टिविटी का वो निकालना है, अर्धायुकाल, तो उसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है ये वाला, ये इसको तो आप याद कर लो, सीधा आपका क्वेश्चन आपका थ्योरी से आया हुआ है। इसके लिए जो लैम्डा की जो वैल्यू है, हमको अर्धायुकाल निकालना है कि कौन 30 मिनट में रेडियो एक्टिव पदार्थ कितना खत्म हो रहा है, कितना उस पर ये सारी चीज़ें ना, तो आप बस एक फार्मूला से निकाल लो। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, इसमें कोई सा ट्रिक नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये जो आपका आंसर है बिल्कुल सही है, ये सारी चीज़ गलत है, ठीक। तो आंसर आपका वही है कि जो लैम्डा की वैल्यू है, और जो लैम्डा एक्चुअली में है क्या, वो किसका है, हाफ लाइफ पीरियड है, एवरेज लाइफ है, किसका, औसत आयुकाल है, औसत जीवन काल है, किसके लिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ का कभी भी लैम्डा का वैल्यू पूछेगा, और इसमें टी हाफ का वैल्यू दे दिया, जैसे मान लो 40 मिनट में, 20 मिनट में, बस उसका वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप लोग पुट कर लीजिएगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है बच्चों, कोई ट्रिक नहीं है इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा, और इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। बस ये चैप्टर को पढ़ो ही मत, पूरा मत पढ़ो, ये फॉर्मूला पे 1-2 क्वेश्चन लगा लो, काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर से उतना आता भी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है, किस चैप्टर से आपसे पूछा गया है, अच्छा, साम्यावस्था। तो साम्यावस्था कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। चलो ठीक है, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका जो उष्मागतिकी वाला चैप्टर पढ़े, बस उसी में से मिलता जुलता क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इसमें आता है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि किस परिस्थिति में एक रासायनिक अभिक्रिया किसी भी परिस्थिति में अंतर्गत संभव नहीं होती। फिजिबल कहने का मतलब कौन सा संभव हो सकता है, रिएक्शन कौन आगे बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल A+B वहाँ जाके प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, तो हम लोग बोल रहे ओ A+B वहाँ जाके प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब ये रिएक्शन हो रहा है। अगर मैं ऐसा बोल दूँ A+B, ये क्या है, साम्य अवस्था, मतलब ये प्रोडक्ट को बना भी रहा है, साथ में इसको ये इधर भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है। तो और कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऐसा भी लिखते हैं A+B वहाँ जाके कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन आगे पहुँच नहीं पा रहा है। तो जो रिएक्शन में एरो आपको ऐसा वो दिखाई दे जाए, तो आप समझिए कि वो रिएक्शन फिजिबल है, मतलब हो सकता है। ये हो नहीं सकता, इसको बोलेंगे नॉट फिजिबल। तो इसका एक मैं चार्ट बनाई हूँ, ये आप लोग याद रखिए। क्या होता है, अगर डेल्टा एच का मान, डेल्टा एच क्या है, उष्मा है, उष्मा में अगर आपको चेंज आ जाए, अगर उसकी वैल्यू आपकी निगेटिव आ रही, मतलब उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो रहा है, ठीक। अगर उसके, ये देखो याद करने का बहुत बढ़िया, इस पे ये जो क्वेश्चन है ना, अभी ऐसे पूछ रहे हैं, कई बार इस पे डेल्टा जी पे पूछ देगा, कहीं और से पूछ देगा, तो क्वेश्चन हर बार इसको अलग अलग ये बना के रिपीट करता है, तो इस बात को ध्यान देना। फिजिबल कैसे है उसका मैं वैल्यू बता दे रही हूँ। डेल्टा एस, डेल्टा जी और डेल्टा एस, ये क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी है, गिव्स फ्री ऊर्जा, ये आपका एंट्रोपी है, और ये आपका उष्मा हीट है, ठीक है, उष्मा। चलो अगर उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो क्या होगा, अगर उसमें एंट्रोपी आपका पॉजिटिव, देखो हमेशा फिजिबल, हमको चाहते हैं कि A+B वहाँ जाके प्रोडक्ट बनाए, जो हमेशा रिएक्शन अगर हम चाहते हैं कि फिजिबल रहे, हमेशा होता रहे, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एच का मान निगेटिव करना पड़ेगा,
मतलब उसमें 6 पे अभिक्रिया होना चाहिए। डेल्टा मतलब ये एंट्रोपी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा जी का मान निगेटिव। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि फिजिबल रिएक्शन के लिए, हमारा कोई भी फिजिबल रिएक्शन है उसके लिए आपका डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, 0, पॉजिटिव, निगेटिव या कुछ भी नहीं। तो आप क्या लिखाएंगे, निगेटिव। अगर निगेटिव आप समझ जाइए कि वो रिएक्शन अपने आप होगा, आपको कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है, फिजिबल होगा। फिजिबल कहने का मतलब अपने आप हो रहा है। अगर हाँ ठीक है, कई बार ऐसा रिएक्शन हमको थोड़ा सा टाइम लगता है उसको करवाने के लिए, उसको हीट देना पड़ता है, ठीक है रिएक्शन। कई बार ऐसा रिएक्शन जो होता ही नहीं है, कुछ भी कर लो, हीट दो, प्रेशर दो, होगा ही नहीं, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे नॉट फिजिबल। ठीक है। अब हम चाहते हैं अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो रिएक्शन आपका फिजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डेल्टा एच का तो मैं जो वैल्यू है वो निगेटिव है, ये भी आपका निगेटिव हो जाए। अगर डेल्टा एस का मान निगेटिव हो जाएगा तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। और ये डिपेंड करता है, डेल्टा जी का मान डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टी पे, वहाँ पे। इसका मतलब अगर आपका डेल्टा एस का मान निगेटिव हो गया, जो कि होना चाहिए था पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा तभी फिजिबल होगा, निगेटिव होगा तो फिजिबल नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, मतलब ये सारा कंडीशन फॉलो करेगा तभी ये फिजिबल होगा। अब हम क्या किए ना, डेल्टा एच का मान पॉजिटिव कर दिए और इसको निगेटिव, सॉरी इसको भी पॉजिटिव कर दिए, दोनों को पॉजिटिव कर दिए। तो क्या हुआ, आपका रिएक्शन होगा, नहीं होगा, रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। क्यों होगा, आपको डेल्टा एच का मान निगेटिव करना पड़ेगा, एंट्रोपी आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा और डेल्टा जी का मान निगेटिव करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, तो उसको तो छोड़ी दो, जब ये दोनों वैल्यू नहीं मैच किया तब फिजिबल होगा ही नहीं। अब इस पे देखो, इसको पॉजिटिव कर दो, इसको निगेटिव कर दिए और इसको, मतलब सब कुछ अपोजिट कर दिए। ये निगेटिव था पॉजिटिव कर दिए, ये पॉजिटिव था निगेटिव कर दिए, और ये निगेटिव था ये पॉजिटिव कर दिए। तो क्या रिएक्शन हो पाएगा, नहीं होगा, रिएक्शन कभी भी नहीं होगा, कुछ भी कर लो। तो ये आपको याद करने का तरीका, अगर आप ये याद कर लिए ना बच्चों, तो आपको इस पे कितने भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, डेल्टा जी पे पूछ दे, एस पे, ये पक्का है कि पूछेगा, हर बार आता है क्वेश्चन। तो आपको ये अगर याद रहेगा तो वो चीज़ें याद होगा। मतलब आप एक के लिए याद कर लो, इसके लिए याद कर लो कि फिजिबल होने के लिए क्या क्या निगेटिव होना चाहिए, क्या क्या पॉजिटिव होना चाहिए। एक का याद कर लो, बाकी सब के लिए याद करने की कोई जरूरत नहीं, बाकी सब अपने आप खुद पहचान लेंगे। अच्छा ये निगेटिव, अगर ये पॉजिटिव हो रहा तो होगा ही नहीं रिएक्शन। इसमें से अगर एक भी गलत हुआ, जैसे मान लो हम बोल रहे कि डेल्टा एच को पॉजिटिव कर दो, बाकी सबको वैसे ही रहने दो, तब भी आपका रिएक्शन फॉलो नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे, अरे हाँ एक सेकंड, इसका देख तो ले क्या है। तो यहाँ पे बोला है आपको क्या क्या, मैं बताई, फिजिबल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फिजिबल होने के लिए आपका डेल्टा एच का मान निगेटिव होना चाहिए। इसमें क्या बोला है, बोला है कि कोई कंडीशन नॉट फिजिबल, जो फिजिबल नहीं है। अच्छा, डेल्टा एच का मान निगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एस का मान क्या, अच्छा बस एस तक ही पूछा है ना, एस का ही पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके ये फिजिबल होगा। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में पूछा, ध्यान से पढ़ो, नॉट फिजिबल, जो फिजिबल नहीं है। इसको चेक करो, डेल्टा एच का मान 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब डेल्टा एच का मान 0 से ज़्यादा, मतलब 0 से क्या 1 होगा, 2 होगा, मतलब ये वैल्यू आपका क्या है, डेल्टा एच का मान यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, डेल्टा एस का मान 0 से ज़्यादा है, मतलब डेल्टा एस का भी मान 0 से ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव है। अच्छा, काम करते हैं, दूसरे पेन से लिखते हैं। ठीक, इसको चेक करो, पहले पूरा लिख लेते हैं फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। डेल्टा एच 0 मतलब ग्रेटर देन, वो लेस देन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब 0 ज़्यादा है, एच कम है, मतलब ये आपका निगेटिव हो गया। एस का ये देखो, डेल्टा एस इक्वल टू क्या है, निगेटिव। हाँ, अब इसको चेक करो, डेल्टा एच आपका क्या है, निगेटिव, और डेल्टा एस आपका पॉजिटिव। डेल्टा एच आपका क्या है, पॉजिटिव, और डेल्टा एस आपका निगेटिव। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में, अच्छा पॉजिटिव है, दोनों आपका नॉट फिजिबल नहीं होना चाहिए, तो फिजिबल
नॉट हटा दो, इस क्वेश्चन में नॉट नहीं रहेगा, फिजिबल होना चाहिए। हो सकता है कि क्वेश्चन में या क्वेश्चन का जो प्रिंट हुआ मिस प्रिंटिंग हुआ हो, या फिर हो सकता है क्वेश्चन ही गलत पूछ दिया है, क्योंकि वहाँ पे नॉट नहीं रहेगा। सारे क्वेश्चन में तो फिजिबल आ ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पे फिजिबल आएगा। वो क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में हो जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको पेपर जब मिलता है ना, कभी कभी वहाँ पे वो मिस आ जाता है। तो ऐसा कोई वो नहीं है, आप एक बार पढ़िएगा, उसके बाद आप जो आंसर लगाए, इसीलिए तो आंसर की कभी चेंज होता है। आप एक बार आंसर की वो मिलाते हैं तो उसका आंसर कुछ और आता है, एक बार मिलाते हैं कुछ और। तो वहाँ पे अगर होगा तो एक बार क्वेश्चन जो भी आपके एग्जामिनर रहेंगे उससे एक बार बात कर लीजिएगा। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी होगा, हमेशा नहीं। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको एक्चुअली में फिजिबल पूछा है, तो फिजिबल के लिए आपको क्या है, डेल्टा एच का मान निगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस का मान पॉजिटिव होना चाहिए। यही आपका थर्ड आंसर सही है। एक बात बताओ, क्या ये फिजिबल है? फिजिबल तो ये भी नहीं है, फिजिबल ये भी नहीं है और फिजिबल ये भी नहीं है। तो एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन तो सही होंगे नहीं, तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका गलत तरीके से पूछा है, तो क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी। मतलब फिजिबल के लिए आपको ये दोनों वैल्यू को याद रखना है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़े। फिजिबल का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन संभव हो सकता है, अपने आप हो जाए वो रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वतः अभिक्रिया। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ध्यान से देखो। फिर से वही आपको वैल्यू दिया गया है, मतलब इलेक्ट्रोड विभव आपको दिया गया है कॉपर का हाफ लाइफ टाइम का। अब उसके बाद हाँ ये वैल्यू दिया गया, उसके बाद ये बोल रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा। ई नॉट के सेल की वैल्यू पूछा है और इसका जो फॉर्मूला होता है ई कैथोड, अभी सेम जो पीछे वाला क्वेश्चन है वही वाला है, ई एनोड। ठीक, और ये आपका कैसा होना चाहिए, आरपी यानी रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी यानी रिडक्शन यानी अपचयन विभव में होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है एक बार हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ई नॉट की जो वैल्यू दिया गया, कॉपर 2+ से कॉपर प्लस में बदल रहा है। ठीक, इसका वैल्यू दिया गया है वोल्ट, और इसका दिया गया है ई नॉट की जो वैल्यू। थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, जल्दबाजी में नहीं, वरना गलत हो जाएगा। तो दोनों का सेम कैसे, अच्छा द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, अच्छा इन दोनों का दिया है और पूछ रहा है इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है इसका क्या होगा। तो एक बात बताओ, ध्यान से ये देखो, अब इस पूरे रिएक्शन को एक साथ हम लोग लिखते हैं, ये +2 में, फिर यहाँ पे प्लस में और वहाँ जाके, ठीक है। इसका जो वैल्यू किसी एक को मान लो, तो इसका कॉपर ये +2, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है और ये वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया गया है। ठीक, दोनों का वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। तो इसका मतलब ये है दोनों इसमें से मतलब एक आपका गलत दिया है, क्योंकि गलत नहीं दिया है, एक आपको वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये भी आपका रिडक्शन पोटेंशियल में, ध्यान से क्वेश्चन को, जो बच्चा इसको ध्यान से नहीं देखेगा ना बिल्कुल पक्का है कि गलत करके आएगा। ध्यान से देखो, एक वैल्यू दिया गया है और एक वैल्यू ऐसे दिया गया, मतलब इनमें से एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। कॉपर दोनों, मतलब एक सोल्यूशन हम लोग लिए हैं और एक सोल्यूशन और लिए हैं, दोनों जगह हम लोग कॉपर का यूज़ किए हैं। ये वो इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड है, पानी में क्या किए, डिप किए सोल्यूशन में, दोनों तरफ कॉपर है, ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है। मतलब इसमें से आपका एक कॉपर एनोड का काम करेगा, एक कॉपर कैथोड का काम करेगा। अब आपको पहचानना है कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो जो ऑक्सीकरण, जो एनोड जो कैथोड होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, कैथोड का जो वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस बात को ध्यान दो, मतलब इसको हम लोग कैथोड मान लें। एक आपका कैथोड, मतलब एक को आप कैथोड मान लो और दूसरे को आप क्या करो, एनोड मान लो। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। मतलब इस रिएक्शन का ये तो विभव दिया है, पर एक्चुअली में रिएक्शन हुआ क्या होगा। सबसे पहले कॉपर है 2+ से प्लस में बदल रहा है,
अच्छा नहीं, एक मिनट रुको। यहाँ पे ध्यान से इसको देखो, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे +2 है ना, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका अपचयन, यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एनोड और ये कैथोड हो गया। अपचयन हो रहा है ना इस पे, ध्यान से देखो, तो ये आपका हो रहा है अपचयन, और यहाँ पर भी चेक करो तो यहाँ पर भी अपचयन हो रहा है। ये भी आपका अपचयन, ये भी आपका अपचयन, ठीक। अब बताओ कॉपर आपका किस में ये बदल रहा है। अब यहाँ पे कॉपर ही दिया है तो आपको पहचानने में दिक्कत होगा कि मैम किस पे एनोड है किस पे कैथोड है। तो एक बात को ध्यान दो, कॉपर जब +2 में बदलेगा और एक कॉपर को आप मान लो 2+ से कॉपर, इसको मान लो इसका आपका हो रहा है कैथोड, या इसको हम लोग बोलेंगे अपचयन, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। इसका मतलब एक वैल्यू को आपको माइनस में लिखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि आपका ये देखिए माइनस में नहीं लिखेंगे, अगर वैल्यू दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक कॉपर आपका 2+ से प्लस में आ रहा है ना, +1 से 2 में आ रहा है। अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो ऐसे ही होगा ना, +1 से वहाँ जाके कॉपर 2+ में जा रहा है, ठीक। तो इसका जो वैल्यू आएगा, अब ये देखिए ये ऐसा यहाँ पे क्या, अगर जस्ट हम इसको पीछे करके लेके जाएं तो ये वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। इसको तब जाके चेंज किया होगा। अरे भाई आपको क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके दिया है ना, तो आप ये समझ जाइए। चलिए अब आते हैं ये फॉर्मूले पे। तो यहाँ पे आपका पूछा है रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब आपका ये वैल्यू कितना हुआ होगा। ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू आपको दिया गया है, अच्छा ये 0.337। एक काम करो, इन सब का कोई मतलब नहीं है, इन सब को भूल जाओ, इसी से आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इतना वैसे बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। चलो ये वैल्यू आपको दिया गया 0.337, कितना है, कॉपर 2+ से प्लस में जो बदल रहा है, और ये वाला आपको टोटल यहाँ से जो यहाँ बदल रहा है, तो ये आपको कितना दिया गया है 0.153, और ये भी आपका प्लस में, ये भी प्लस में। तो एक बात बताओ, ये वैल्यू दिया गया, ये वैल्यू दिया गया, इन दोनों को मतलब इन दोनों में से माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं है, इतना छोटा क्वेश्चन था। अच्छा 5 और 3 8 वोल्ट, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.184। अब ध्यान दो वैल्यू आपको दिया गया, बीच का निकालना है, तो ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे, वो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। बस इसका आंसर क्या आ गया, 1.4, पहला आंसर। बस एक्चुअली मैं जो आपको बता रही थी वो उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट वो जब पूछा ही नहीं तो क्या फालतू टाइम वेस्ट करें। चलो ठीक है, 0.184 वोल्ट आएगा, ठीक है, क्लियर है। देखो ये वैल्यू आपको दिया गया, ये दिया गया, बीच का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये आपका जो ये वैल्यू था वो यही था, वोल्ट। इतने वोल्ट का टाइम लगेगा, ध्यान दो, क्वेश्चन को आपको ये सब पूरा लिखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन द कॉपर इलेक्ट्रोड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज विच टेक प्लेस एनोड। अच्छा आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और इसमें बोल रहा है कि एनोड क्या करता है। तो आपको पता है एनोड हमेशा क्या करता है, ऑक्सीडेशन, या उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण करता है, ठीक, ऑक्सीकरण करता है। इस रिएक्शन में पता कर पाएंगे कि ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, आइए चलिए पता करते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, H2SO4 है, वहाँ जाने पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तो पहली बात ये निगेटिव चार्ज है, और ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, मतलब यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज आया इसका मतलब कहीं ना कहीं अपचयन हुआ होगा। सल्फर का एक काम करो, ऑक्सीडेशन स्टेट ये निकाल लो, सबसे अच्छा। इसको कर देंगे तो ऐसे 2SO4 माइनस, तो इसका निकालेंगे तो आएगा 2x प्लस
कि 8 -8 इज इक्वल टू -2, इसके बाद हो जाएगा 2x -8 इज इक्वल टू -2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर 6, x बराबर 3। इस पे इसका ऑक्सीकरण अवस्था +3 आया है। इसका चेक कर लो ऑक्सीकरण अवस्था H2O4 का, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 2x प्लस 16 टू -2, यहाँ चल जाएगा तो 14 x 2, यहाँ आ जाएगा +4। अब उसके बाद इसको चेक करो H2O, तो H2O में ऑक्सीजन का, अच्छा नहीं, यहाँ पे H का, ये यहाँ पे 0 हो जा रहा है और यहाँ पे ये +2 था, +2 +4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये 0 हो जा रहा है। मतलब सबका आप क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के चेक करेंगे। अगर आपको ऑक्सीकरण अवस्था में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता हुआ दिखाई दे, यहाँ पॉजिटिव सॉरी यहाँ +4 है, वहाँ 0 है, इसका भी चेक करो, यहाँ 0 है, यहाँ +2 है। अच्छा, ये ऑक्सीकरण हो रहा है। जब पॉजिटिव चार्ज कम होता है, जब पॉजिटिव चार्ज कम होता है, क्या ध्यान देना, क्वेश्चन में पूछा कॉपर सल्फेट का सल्यूशन है, एक ये बीकर है, इसमें सल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो जाहिर सी बात है इसी की हम लोग बात करेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। बाकी सब रिएक्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, तो कॉपर का यहाँ पे ये चेक करो, कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है ना, 0 है और यहाँ पे +2 चला गया, मतलब कॉपर यहाँ से बदल रहा है +2 में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑक्सी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये देखो ऑप्शन में आपको अब ऐसा लग रहा है ऑक्सीकरण यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन आपको कॉपर के बारे में पूछा है, तो कॉपर के बारे में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यही। इसका H2O का भी चेक कर लो, इसका भी चेक करेंगे तो नहीं आएगा। आपको H2O SO4 SO2 पे ध्यान नहीं देना, आपको कॉपर पे ध्यान देना है। कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है या तो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आप चेक करेंगे तो वहाँ पे दिए आपको दिख रहा है कि ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण किस पे होता है, सिर्फ और सिर्फ एनोड पे। तो बोल नहीं रहा है कि आपको ऑक्सीकरण चेक करना है, बोल रहा है कि एनोड पे क्या हो रहा है। ये देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका, ये देखो इसी तरीके से क्वेश्चन घुमाता है। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, मैं इसके लिए एक फार्मूला, बहुत बढ़िया फार्मूला बताई हूँ आपको। अगर किसी का अनुचुंबकीय निकालना है, ये देखो ध्यान से देखो, किसी चीज का बोल रहा है पैरामैग्नेटिक या बोल रहा है कि वो अनुचुंबकीय है, और या फिर आपको निकालना हो, अगर मान लो क्वेश्चन में पूछ लेता डाईमैग्नेटिक, दोनों को, इसको बोलते हैं अनुचुंबकीय और इसको बोलते हैं क्या, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, चलो ठीक है, ये अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या उसको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे, अब देखो ध्यान दो, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको क्वेश्चन में या कहीं भी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, आपको अयुग्मित अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख जाए, तो बोलेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख जाए, तो आप चाहे वो एक रहे चाहे दो रहे, आपको सिर्फ एक से मतलब है। अगर कोई एक भी दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, अनुचुंबकीय। ठीक है, और अगर आपको मान लो क्वेश्चन में प्रतिचुंबकीय से पूछा जाए, तब आपको क्या करना है, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाए, पेयर हो जाए, यानी युग्मित हो जाए। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपको पेयर दिखाई दें, जैसे फॉर एग्जांपल सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर में है। अगर आप डी ऑर्बिटल बनाएंगे, सारे सारे इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, पेयर में है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन पूरा पेयर में दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए वो क्या है, प्रतिचुंबकीय। पर आपको क्वेश्चन में अनुचुंबकीय पूछा है, पर मैं प्रतिचुंबकीय का भी फॉर्मूला बता दे रही हूँ। अगर आपको आएगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आपको पूछा, अब हम लोग बताएंगे कैसे, क्या इसमें दिमाग लगा, हमको स्ट्रक्चर भी नहीं पता है ना, स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं पता है, तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा जो मैं आपको एक फॉर्मूला बताई थी, केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ा रही थी तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताई थी, क्या, बॉन्ड ऑर्डर।
पहले तो ये लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान से, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। इस तरीके से क्वेश्चन आ गए थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और हम लोग क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। आपको बॉन्ड ऑर्डर पता है ना क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि, सॉरी अभिक्रिया कोटि नहीं, बंद कोटि कितना है, यानी कोई कितना ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है। जैसे आपसे पूछा जाए आप कितने वो घंटे स्टडी करते हैं, तो आप बोलते हैं 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बोलते हैं ना। तो कोई भी बॉन्ड कितना बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो हम लोग कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर से निकालते हैं। ठीक है, चलो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन आपका 10 है, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13, 14, 15, ये निकालने का ये तरीका है। ठीक, ये निकालने का तरीका है। अब यहाँ पे क्या है, 1, एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाएगा 1.5, 2, 2.5, 3 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2, ये 1.5 और ये 1। 14 के अगर आप ऊपर जाएंगे तो आप ये देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर धीरे धीरे घट रहा है, और 14 के जब नीचे जाएंगे तब भी धीरे धीरे घट रहा है। ये जो 3 बता रहा है इसका मतलब ये कि उन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। 2 जो बता रहा है आप समझ जाइए डबल बॉन्ड है, ये जो बता रहा है आप समझ जाइए सिंगल बॉन्ड है। आप लोग का ये क्वेश्चन होगा कि मैम ये 1.5 मतलब आधा बॉन्ड बनाएगा। देखो बच्चों, उसके लिए फॉर ये चीज़ें अभी आपको नहीं पढ़ना है। ये बॉन्ड ये बता रहा है कि इसमें से एक तो आपका सिंगल बॉन्ड है, पर जो दूसरा जो आधा पॉइंट 0.5 क्या है, 0.5 बता रहा है कि वहाँ आंशिक रूप से कोई बंध बना होगा। इसका मतलब क्या है, 1 + 0.5 से मिलकर बना है। ठीक है, 1 का मतलब ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड क्या, एक बॉन्ड बस बना रहा है। ठीक है, और ये 0.5 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि पार्शियली कुछ ना कुछ बॉन्ड बना रहा है। पार्शियली मतलब उसको एक तरह का बॉन्ड बोलेंगे नहीं, आंशिक रूप से बना रहा है ना। तो आंशिक वाले को कैसे बोलेंगे, आंशिक वाले को, जैसे आप कभी कभी आप मान लीजिए कहीं इंटरव्यू देकर आए, अभी आपका जॉब फिक्स नहीं हुआ, तो आप यही बोलेंगे अभी तो इंटरव्यू दिए, देखते हैं क्या होता है। तो अभी आप उसमें उलझे हुए हैं, अभी आप अटके हुए हैं इसमें, तो बोलेंगे आंशिक रूप से। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप कल से वो मंडे ज्वाइन कर लेना, पर आपको जब जैसे मान लो आप कहीं पर भी इंटरव्यू देते तो आपको कहते हैं कि आपको मैं 2 घंटे या 3 घंटे बाद आपको पता चलेगा कि आपका जॉब लगा है कि नहीं, तो आप बोलेंगे लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। ये बॉन्ड बना भी है और नहीं भी बना है, तो इसीलिए इसको 0.5 में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर 3 है, पूरा इंटीजर है, पूरा आपको पूर्ण संख्या आपको दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाइए ट्रिपल बॉन्ड है। 2 दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड है, ये तो है। अब आपको बॉन्ड से इस बात का क्या मतलब, क्वेश्चन में कभी भी आपको अभिक्रिया की कोटि निकालने को बोल दे, जैसे फॉर एग्जांपल N2 का ये पूछ दिया है, तो N2 में एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 नाइट्रोजन के पास कितने होंगे, 14। अब 14 का चेक कर लो, मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नाइट्रोजन का बंध कोटि क्या है, कितना बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन, तो आप समझ जाइए नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे O2 का पूछ दूँ, तो एक ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 8 16, तो 16 हो जाएगा, यानी ये वाला बात है। तो आप बोलेंगे ओ अच्छा, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। क्लियर बात। अब B2 की यह बात करें तो आप बोलेंगे, तो यहाँ पे आप लोग चेक करेंगे तो B और B के बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है। इसका आता है 1, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 16 इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो निकालने का तरीका है, बट इस पर एक और भी क्वेश्चन आ सकता है चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय का। तो चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय का एक काम करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर लेते हैं। C और O, ऑक्सीजन का, कार्बन का कितना है, कार्बन का कितना है, कार्बन का होता है 6 और इसका होता है 8, इन दोनों को जोड़ो तो आ जाएगा 14। अच्छा, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओहो, मतलब हाँ, एक बात और ध्यान समझो, कहीं पर भी अगर आपका पॉइंट जो आ रहा है, ये वाला पॉइंट में है, ये वाला आपका ये, अच्छा ये तो सेम टू सेम है ना, ये वाला आपका पॉइंट में है, जो भी आपका पॉइंट में आ रहा है आप समझ जाइए कि वो क्या है, अनुचुंबकीय, मतलब उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर रहा होगा, अनुचुंबकीय वाले हैं। ठीक, चलो आओ चेक कर लेते हैं। चलो इसका चेक करो।
O2 माइनस है। अच्छा, एक ऑक्सीजन पे 8, 2 को जोड़ेंगे 16, पर एक माइनस है मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन और है। इसको ऐसे देखो, 8 + 8 + 1 तो कितना हो गया? 8 8 16 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आता है? पॉइंट में आंसर आता है। चलो अच्छा, और भी देख लो ऑप्शन, क्या पता क्या वही हो। इसका चेक करो तो यहाँ पे आएगा 6 7 + 1, इसका आ गया 8। यहाँ पे चेक करो, एक सेकंड, 8 कैसे आएगा? अच्छा सॉरी, इसका आएगा 16। ठीक, इसका आएगा। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, ऑक्सीजन का होता है 8, बट इसमें से क्या है, एक माइनस कर दो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो 8 से कितना हो गया? उसमें से एक माइनस कर देंगे तो 14। अब यहाँ पे देख रहे हैं 14 आ रहा है और एक 16 है और एक इसमें। चलो आ जाओ, यहाँ पे देखो 14 वाला आपका क्या है? 3 है। 16 वाला आपका 2 है, या मतलब ये भी क्या है आपका? प्रतिचुंबकी, ये भी प्रतिचुंबकी। और एक आपका क्या आ रहा था? एक आपका हम लोग ये निकाल चुके हैं CO का कितना? 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा था। इसका मतलब ये भी आपका प्रतिचुंबकी है। ये वाला 14 वाला कहाँ गया भाई? ये 3 आ गया। ये सारा आंसर आपका आ चुका है। 3, 2 आ चुका है और एक और था। अच्छा वो, तो ये सारे वो चुंबकीय है, सॉरी प्रतिचुंबकीय है। अगर आपको पॉइंट में आंसर आ रहा है तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो अनुचुंबकीय होगा। और पॉइंट में किसका आंसर आ रहा था? पॉइंट में आपका ये 17 इलेक्ट्रॉन वाला, इसका आंसर आपका पॉइंट में आ रहा है क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन के लिए आपका कितना आता है? 17 के लिए आता है शायद, 17 के लिए दिया 1.5। इसका मतलब ये आंसर आपका पॉइंट में आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि हाँ मैम ये आपका क्या होगा? अनुचुंबकीय। बस यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। तो यहाँ पे इस जो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान समझो। इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपको पूछ सकता है कि बहुत सारा आपसे पूछ दे N2 O2 B2, इन सब का क्या हो रहा है? बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले। बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तब भी ये फॉर्मूला है, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पूछेगा तब भी ये फॉर्मूला है। ठीक है, दोनों के लिए हम लोग एक ही फॉर्मूला से 2 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? इस तरीके से। और आपका स्ट्रक्चर भी बन रहा है कि वो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है कि डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये आ जाएगा बी। आगे बढ़े, चलो। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम ईयर नंबर। अच्छा, आपको क्वांटम ईयर नंबर, चारों क्वांटम ईयर संख्या पता है? पहला वाला बोलता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसमें हम लोग n की वैल्यू निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, ये है, ठीक है, आपको एग्जांपल दिया नहीं? अच्छा हाँ, चलो मान लो इसमें दिया भी है। इसमें बोला है पोटेशियम एटम इज, क्या बोला है? पोटेशियम एटम, नहीं ये नहीं लेंगे भाई। पोटेशियम एटम, पोटेशियम का कितना होता है? ये। अगर आपको इसका परमाणु क्रमांक नहीं याद है तो इस तरीके से याद कर लो, ह ली ना कब्र से फरार। ये आपको एस ब्लॉक तो याद होगा ना, एस ब्लॉक को याद कर लो। इसका होता है 1, इसका होता है 3, इसका होता है 11, और इसी में 8 जोड़ दो तो इसका हो जाएगा 19। इसका क्या होता है? 19। हमको इसी का काम है। बस इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चलो, यानी इसका होता है 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। एक सेकंड, पहले ये देख लो कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं। 10 इलेक्ट्रॉन 20। अच्छा ज़्यादा हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये 4s कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये देखो काउंट करो, 10 और ये 20 में से एक कम कर दो, 19, मतलब यहाँ पे 19। तो आपको सबसे लास्ट पोटेशियम एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, मतलब इसका आपको निकालना है 4s1। चलो चारों क्वांटम संख्या निकालो। n की वैल्यू क्या आता है? पहला तो मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या में बोलता है जो इसका आगे जो वैल्यू दिया गया है वही आपका क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि कक्षक की संख्या कितनी है। मतलब अगर पोटेशियम का एटम है तो उसमें अच्छा ऐसे मत बनाइए। अगर आपके पास पोटेशियम का एटम है तो उसके बाहर कितने कक्षा होंगी? 4, 1 2 3 4। इसको ऐसे गोला बना दो, 1 2 3 4। चौथा, ये आपको ये बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या आपको ये बताता है कि आपका चौथे कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़े? क्लियर है ना? चलो, यहाँ पे n की वैल्यू 4 आ गया, मतलब ये आपको सब में दिखाई दे रहा है। छोड़ दो, अभी तो हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे।
एल की वैल्यू चेक करो। एल की वैल्यू याद रखना, एल बराबर होता है अगर 0 के लिए, अच्छा सॉरी 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, तो इसके लिए होता है एस, इसके लिए होता है पी, इसके लिए होता है डी, इसके लिए होता है एफ। अच्छा जो एल की वैल्यू क्या है, एस है। अगर एल की वैल्यू एस है तो मतलब आप समझ जाइए उसकी वैल्यू 0 होगी। हाँ ये देखो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। यहाँ से ही आपको ऑप्शन आ गया, आपको सही है कि ऑप्शन पहला ही सही, क्योंकि एल की वैल्यू यहाँ पे 1 2 ये आ गया। इस बात को याद रखिएगा, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं हम लोग। अगर आपको वैल्यू 1 ये आपका एल की वैल्यू है और ये आपका ऑर्बिटल है। कक्षा या कक्षक जो भी सब कक्षक ही बोलते हैं, हाँ ठीक है, ऑर्बिटल है। अगर आपका 0 रहेगा तो एस ऑर्बिटल रहेगा, 1 रहेगा तो पी ऑर्बिटल, ये रहेगा तो डी, ये रहेगा तो एफ। अब आपको चेक करना है आपका एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल के लिए 0 होता है। पहला आंसर आ गया। एक बार चलो एम की भी वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है, एस ऑर्बिटल होता है कुछ इस तरीके का, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू 1 आती है। ध्यान देना जब हम लोग पी ऑर्बिटल बनाते हैं तो इस तरीके से आता है। तो पी ऑर्बिटल के लिए लिखते हैं -1 0 सॉरी +1 -0 -1, इस तरीके से ये लिखते हैं। डी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान देना आपको इस तरीके से लिखना है, +L से लेकर -L तक, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। डी ऑर्बिटल की मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा शायद प्लस पहले रहता है। अच्छा चलो -2 -1 0 +1 +2, हाँ शायद प्लस बाद में रहता है। माइनस में रहेगा, -L से लेकर +L तक, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू लिख देंगे। चलो अब क्या है, L की वैल्यू मतलब M की भी वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। पहला ऑप्शन अब भी सही है, ठीक है। S की वैल्यू चेक करो, तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है सिंगल, इसका जो इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे वो एकदम अकेला खड़ा है। अकेला जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो लोग ऐसे भरते हैं, ना कि इसको ऐसे भर देना, ऐसे भरते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्पिन है। तो इसका देखो पॉजिटिव स्पिन आया, इसको हम लोग लिखेंगे S की वैल्यू लिखेंगे +½ क्लियर है। चारों क्वांटम संख्या निकल गया और इसका आंसर क्या आ रहा है, पहला ही करेक्ट आ रहा है। तो आपको आंसर एलिमिनेट करना आना चाहिए, पहले बढ़िया से करो, सीक्वेंस वाइज करो, क्वेश्चन को मिलाते जाओ। ओहो ये आ रहा है, मतलब पहले पूरा भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ा ये नहीं पड़ा ना, तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10, द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग बोरान ऑफ द H3BO4। चलो H3BO3 आपको लिया गया है। इसका जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रही थी उसमें मैं एक फॉर्मूला बताई हूँ, Z बराबर, शायद पिछले वाला जो हम लोग का पार्ट 1 वाला था, जो सोल्यूशन हम लोग MCQ का कर रहे थे, उसमें भी मैं ये फॉर्मूला बताई हूँ। फिर से एक बार देख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन या इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना है वो देख लो, कितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस कर देना, कितना उस पर निगेटिव चार्ज है, और प्लस कितना इसमें मोनोवैलेंट एटम है जो केवल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जैसे H Br F I। ठीक, चलो तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको Z का वैल्यू ये निकालना है, ठीक है, हाफ। और किसका हम लोग को चेक करना है, बोरान का। इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है यानी केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, बोरान है, इसका चेक करना है। तो बोरान क्या है, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कितना होता है, बोरान का कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान 5 होता है। तो इसका आ जाएगा 1s2 2s2 2p1 ये आता है, ठीक है। इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, ये देखो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, 3, ठीक है। अब यहाँ ना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज ना ही इस पर निगेटिव चार्ज, छोड़ दो, प्लस कर दो। इसमें बोला है कि कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, बस ऑक्सीजन को तो काउंट करना नहीं है। Z की वैल्यू 3 आ गया। अगर Z का वैल्यू 3 आता है तो आपका कौन सा संकरण होता है, sp2। Z का वैल्यू अगर 4 आ गया, Z का वैल्यू अगर 3 आ गया, Z का वैल्यू 2 आ गया, तो इसके लिए होता है sp3, इसके लिए होता है sp2 और इसके लिए होता है sp। क्लियर है, sp2 होगा इसका, पहला वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है बात, कोई इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मूले से आप लोग यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हर जगह काम करेगा। आगे बढ़ते हैं।
निकल साइनाइड कॉम्प्लेक्स आयन ही, इसमें पूछ रहा है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि इसका संकरण टेट्राहेड्रल मतलब कौन सा संकरण होगा, चतुष्फलकी होगा, कैसा होगा। तो एक काम करते हैं, ये आपका है कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का, तो आपको उसमें पढ़ाया जाता है जो सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, वो निकिल है, इसके चारों तरफ साइनाइड है। और ध्यान दो साइनाइड आपको कैसा है, ये मैं चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, उपसंयोजक यौगिक, एक बार उसको जाके देख लेना, नहीं देखे तो कोई बात नहीं। इसमें लिगेंड को पहचान लो, इसमें आपको जो लिगेंड है वो प्रबल लिगेंड है। जब भी प्रबल लिगेंड होता है, अगर हम लोग देखो, अगर आपका जो लिगेंड है, ध्यान दो इस बात को, अगर आपके जो लिगेंड है 4 है तो इसके लिए 2 संरचनाएं बनती हैं। अगर आपका जो लिगेंड है वो वीक है, वीक में मान लो कि H2O आ गया या फिर क्लोराइड आ गया, फ्लोरीन आ गया, ये सब माइनस माइनस, ये ऐसे टाइप के लिगेंड है, तो आपका संरचना होता है चतुष्फलकी, यानी टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी। इसको आप लोग लिख लीजिएगा हिंदी में, ठीक है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए, बहुत प्रबल लिगेंड, एकदम साइनाइड, जैसे फॉर एग्जांपल साइनाइड आ जाए, NO आ जाए, तो ये सारे ये लिगेंड के लिए आपका जो स्ट्रक्चर हो जाता है स्क्वायर प्लेनर, या उसको बोलते हैं वर्गाकार समतली। क्या बोलते हैं? वर्गा, पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए, जो मैं वर्ड बोली आप तो लिखने का तो काम कर ही सकते हैं। वर्गाकार समतली, वर्गाकार समतली, यानी आपको ऐसा लग रहा होगा 4 लिगेंड है। और हाँ, स्ट्रक्चर ही बना दूँ, आपका जो मेटल बीच में रहता है चारों तरफ ऐसे, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा। मतलब इसका क्या है, आपको देख लो साइनाइड कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और लिगेंड कितना है, 4 है, मतलब 4 के लिए यही दोनों आएगा और 4 में से वो वाला आएगा। मतलब निकिल को बीच में रखो और चारों तरफ क्या कर दो, साइनाइड को जोड़ दो। ये अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको कर लेंगे। तो ये कैसा संरचना हो गया, वर्गाकार समतली। तो वर्गाकार समतली ये भी है और ये भी है, इन दोनों को कट कर दो, ठीक है, वर्गाकार समतली हो गया। अब बोल रहे हैं अनुचुंबकी की प्रतिचुंबकी, हाँ ये आपको निकालना पड़ेगा। तो एक काम करो, निकिल का, चलो हम लोग ये निकालते हैं, निकिल का ऑक्सीकरण अवस्था। तो निकिल का ऑक्सीकरण अवस्था के लिए इसको x मान लो, और साइनाइड पे -1 होता है। एक साइनाइड पे -1 तो 4 पे कितना होगा, -4। तो -4 को, यानी -4 हो गया, प्लस सॉरी वहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है, सॉरी -2 रहेगा ना, माइनस, ठीक है। चलो अब ये 4 वहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4, जब 4 जब बाहर गया तो प्लस में बदल गया, ये उस तरफ जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, +4 में से -2 को माइनस करेंगे तो +2 आएगा। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, +2। और जो निकिल का होता है 28, तो इसका करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8, ठीक है। चलो अब इसका क्या करो, हाँ ध्यान दो, हम जानते हैं ये अपवाद वाला केस है, पर इसको छोड़ दो अभी, अपवाद ये सब हटा दो। इसके बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि निकिल के ऊपर +2 है ना, तो +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से बाहर हो जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम 3D से क्यों नहीं गए, इसको तो लास्ट में लिखे। समझो ये 3 है, मतलब ये तीसरा कक्षक अंदर रहता है, चौथा कक्षक बाहर रहता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, न कि इसमें से, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। निकालने के बाद आपके पास क्या बच गया, d ऑर्बिटल बच गया। इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरीके से, सारे के सारे D8 है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दिए, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान दो, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जो साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है वो अंदर के इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है, तो ये क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा। जो साइनाइड जो लिगेंड है स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग क्या करता है, पेयरिंग कर देता है, युग्मित कर देता है। बोलेगा अरे थोड़ा सा वहाँ मतलब थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन तुम शिफ्ट हो जाओ, तो ये यहाँ चला जाएगा, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका कैसे हो गया, यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब वो ऑर्बिटल खाली हो गया, अब वो ऑर्बिटल खाली हो गया तो फिर क्या हुआ, इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल बचा, एस ऑर्बिटल अभी भी है, फिर उसके बाद पी ऑर्बिटल खाली है, ये दोनों ऑर्बिटल खाली है। तो साइनाइड क्या आएगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पुट कर देगा, तो यहाँ पे अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ दिया और यहाँ दिया। कितने साइनाइड है, 4 साइनाइड ना, 4
साइनाइड। यहाँ पे कितना हो गया, तो एक आपका d ऑर्बिटल, एक आपका s ऑर्बिटल और दो आपके p ऑर्बिटल, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो dsp2। और ध्यान दो यहाँ पे आपको इसको इलेक्ट्रॉन को चेक करो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आता है, प्रतिचुंबकी, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा प्रतिचुंबकी, ये वाला सी ऑप्शन सही है, ये भी गलत है। यहाँ पे क्या आ गया आपका सी ऑप्शन। ध्यान से देखो, इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो ये करने के लिए थोड़ा सा तो आपको उपसंयोजक वाला चैप्टर को थोड़ा सा क्या इसको तो डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब क्या है, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का ये तो फॉर्मूले बेस्ड है, तो ये आपका इस तरीके से होता है फॉर्मूला, HOH H, ये आपका ये फॉस्फोरस है। तो इसमें बोल रहा है ट्राई बेसिक है, मोनो बेसिक है, क्या है, न्यूट्रल है, ट्राई बेसिक, डाई बेसिक, मोनो बेसिक। मोनो बेसिक का मतलब क्या होता है, क्षारीय, तो इसमें से कितना OH बाहर ये निकल सकता है, H3PO2 का ये फॉर्मूला होता है। इसमें से बस एक OH को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, मतलब इसमें से केवल एक OH बाहर आ रहा है, मतलब एक क्षारीय, मोनो बेसिक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मोनो बेसिक। अगर इसमें से दो OH को बाहर निकाल लेते थे तो हो जाता है डाई बेसिक, तीन को निकाल सकते हैं ट्राई बेसिक, मतलब देखो कहाँ से निकलेगा, कुछ नहीं, OH तो बचा ही नहीं, एक ही OH था, बाहर निकल गया तो मोनो बेसिक। बस ये फॉर्मूला से क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर हाँ ये क्वेश्चन रिपीट होता है, पढ़ लेना इसको। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव लीनियर स्ट्रक्चर, किसका लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, तो इन सब का हम लोग क्या करेंगे, SnCl2, इन सब का Cesium2 NO2+, तो आप इसमें देखेंगे SnCl2, इसका भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजन कार्बोनेट, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, NO2 इसका स्ट्रक्चर, अच्छा NO2+ में है ना, इसका भी लीनियर होता है, तो बच क्या गया, कार्बोनेट आयन, और क्या बच गया, SnCl2 शायद। अच्छा ये NO2+ में, NO का इसका दो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, एक तो आपका ऐसे होता है, एक ऐसे होता है और एक आपका ऐसे होता है, तो ये आपका लीनियर नहीं है। इसमें बोले कि रेखीय संरचना कौन नहीं है, तो ये वाला है। ठीक, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, सही को मतलब सही मैच कौन सा है, तो जो पाउली थे वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिए थे, तो नहीं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कौन दिए थे, हाइजेनबर्ग, गलत है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओसवाल्ड ने दिया था, नहीं, ये भी गलत है। एंट्रोपी के लिए जे थॉमसन है, नहीं, ये भी गलत है। ये तो आपको जितना कितना आप थ्योरी जानते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में ला शातलेई का प्रिंसिपल है, हाँ वो बोलते हैं ना ला शातलेई का प्रिंसिपल कि कितना उसमें चेंज हुआ है, एल के मास, जो आपका मास चेंज होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। ये पूरा फॉर्मूला है, पूरा थ्योरी से क्वेश्चन आया है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओर ऑफ आयरन, आयरन का कौन सा ओर नहीं है, लिमेटाइट, कैलोनाइट, हेमेटाइट, तो इसमें से आपका मैग्नेटाइट, तो हाँ ये सारे के सारे हैं आयरन का, लिमोटाइट नहीं शायद ये भी है, क्रायोलाइट, हेमेटाइट, हाँ मैग्नेटाइट, क्रायोलाइट ये नहीं है, बाकी आपके सब हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, बी। आगे बढ़े। डाइपोल मूवमेंट आपका बता रहा है कि किसका कौन सा फाइनाइट, मतलब किसका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है, मतलब सारे का, मतलब किसमें सारे के सारे जीरो होंगे, एक का जीरो नहीं होगा। चलो चेक कर लो, इसका हम लोग बनाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका बनाओ, पहले काम करो स्ट्रक्चर बना लो, Cl 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 Cl, अच्छा SO2 पूछा है ना, इसमें लोन पेयर भी है, अब क्या करें हम लोग,
डाइपोल मूवमेंट को ये बनाते हैं। हमेशा ध्यान दो ये वाले एरो का यूज़ करेंगे। जो इसका टेल है इस पर भी हम जो इसका पार्ट 1 था इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जो इसका टेल है वो हमेशा कम विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व की ओर होता है, और ये जो आपका इसका वो क्या बोलते हैं हेड है, वो हेड में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? ये है ऐसे। तो ये सारे जो वेक्टर है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो यहाँ म्यू का वैल्यू 0 आ गया। आपसे पूछा फाइनाइट मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसमें चेक करो इस तरीके से। तो यहाँ पे कैंसिल तो नहीं कर रहा है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ होगा। इसको चेक करो। अच्छा हाँ, एक बात बताओ, दोनों इस तरफ जा रहे हैं तो ये एक तरफ शिफ्ट भी तो हो जा रहा है, तो ये भी क्या 0, डाइपोल मूवमेंट 0। इसका भी क्या डाइपोल मूवमेंट 0। इसका चेक करो, ये इस तरीके से जा रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है, और ये दोनों क्या है इस तरीके, मतलब डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया, मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ आएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी। इसी तरीके से क्या डाइपोल मूवमेंट को चेक करेंगे आगे। ऑफ द फॉलोइंग वन विथ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, चेक कर लो। इसका होता है 27, इसका होता है Fe का 26, इसका टाइटेनियम वैनेडियम 23, इसका निकल का होता है 28। चेक कर लो इसका कैसे निकाल, हम एक का निकाल के चेक करें, ये बाकी सब चेक कर लेना, ठीक है। तो कोबाल्ट का 27 होता है, ऊपर से 3+ भी है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अच्छा अभी रुक जाओ, 10 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन 27 इलेक्ट्रॉन है, 27 में से 3 तो गायब हो गया, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन भरना है हम लोग को। 10 20 2 कौन सा? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, किसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हैं? हाँ, तो इसमें देखो 1s2 2s2 2p6 3, ये हो गया 10, ये हो गया 20, और यहाँ पे 7 था, पर उसमें से क्या हुआ, किसमें से अभी 3 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो ना, तो 2 यहाँ से यह निकाल दो और 1 यहाँ से यह निकाल दो, ठीक। तो ये हो गया 10 20 6 26। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका चेक करो 26 वाले का ना, इसका 3d5 हो जाएगा। तो इसका जैसे इसका चेक करेंगे तो इसका हो जाएगा 3d5, सॉरी 3d6, इसका 3d7 होना चाहिए, तो 3d6 हो गया, ठीक है। इसका हो जाएगा 3d6, तो यानी इसमें अभी भी 2+ है ना, तो इसका जो d ऑर्बिटल हम लोग बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, अभी इसमें भी इसमें कितने 4 है। और इसका चेक करो, वैनेडियम का तो कितना होता है 2+ है, तो इसका वैनेडियम का 23 होता है ना, तो d3 आएगा, और 2+ आता है 4s0 हो गया। तो हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? यही वैनेडियम है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसके बाहरी का, इसके d ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अनपेयर्ड है। तो यहाँ पे चेक कर ले, सबका चेक करके चेक कर लो। अब अनपेयर्ड जो निकालने का जो तरीका मैं ऑलरेडी बता चुकी, तो ऑप्शन को पूरा चेक करना, पर इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका यही है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, SN2 अभिक्रिया की परिस्थिति क्या है? ध्यान दो, SN2 रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वो चेंज हो जाता है। SN2 रिएक्शन पहले 2 लिखा है तो ऐसा मत समझना कि 2 बार है, ये 1 स्टेप प्रोसेस होता है। क्या होता है? 1 स्टेप प्रोसेस। यानी आपके पास जो इस तरीके से है RCH2Br, OH आपका आएगा पीछे से आएगा, इसके ऊपर से अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा इस तरीके से। H हटा दो, 3 कर दो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ से Br क्या हो रहा है, बाहर ये निकल रहा है, और OH आपका यहाँ पे ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ पे ये इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब उसके बाद यहाँ पे OH आके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, Br बाहर चला जाएगा, तो OH बॉन्ड बना लिया
और आपका जो Br है वो बाहर चला गया, ठीक, ये आपका बन गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं OH आपका मतलब आपका जो ये आपका क्या है, अभिकारक सबस्ट्रेट है और ये आपका प्रोडक्ट है। जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो बदला हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ देखो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, रेसिमाइजेशन है, इन्वर्जन रिटेंशन है। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन रिटेंशन ही, ये अपने आप को क्या बदल रहा है, ये OH अभी बन रहा है, फिर कुछ देर बाद OH आके यहाँ चला जाएगा, नहीं, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही रहेगा। तो पहला आंसर इसका सही है, इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन का मतलब जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक, अपोजिट हो तो बना हुआ है, ऐसा नहीं कि बाद में चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। आगे फास्फोरिक एनहाइड्राइड, तो फास्फोरिक एनहाइड्राइड आपका क्या है, PO4 PH4, तो इसका आंसर है PO10, ये भी फॉर्मूला पे है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, कौन सी अभिक्रिया एक अणु अभिक्रिया है। जैसे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछ दे, जब भी आपसे पूछ दे तो आपको बस रिएक्शन में चेक करना है कि कहीं उसमें H2O तो नहीं ना है। चलो चेक कर लेते हैं, इसमें H2O है, नहीं, इसमें H2O है, नहीं, इसमें H2O है, नहीं, इसमें H2O, हाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ही है। अगर कहीं पर भी पानी के साथ रिएक्शन आ जाए तो उसका स्यूडो ऑर्डर, देखने में लग रहा है कि इसका अभिक्रिया इसकी अभिक्रिया की कोटि 2 होगा, पर अभिक्रिया की कोटि क्या है, 1 है, और हाँ इसकी आणविकता 2 है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो MCQ का 20 क्वेश्चन का पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको एक बार अच्छे से PDF आपको मिल जाएगा, बढ़िया से एक बार रिपीट कर लीजिए। इसके मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।